विद्यार्थी मित्रों, दौरान 9 हिंदी पाठ तीसरा, क्या निराश हुआ जाए। इसके पहले हमने पाठ दूसरा किया था न्याय मंत्री ने स्वाध्याय किया। उसके बाद जो विरोधार्थी थे, समानार्थी थे, वो भी किए, वो सब करने हैं। अभी तीसरा पाठ जो नया करने जा रहे हैं वो है निराश, क्या निराश हुआ जाए। पाठ का नाम है, इसका लेखक जो है उसका नाम याद रखना है हमको, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सरनेम है। भारत सरकार ने उनको उपाधि दी थी पद्म भूषण की। उनका जन्म उत्तर प्रदेश बलिया जिले में हुआ और वो एरिया का जो नाम था दुबेगा छापरा, बलिया जिले के दुबेगा छापरा में उनका जन्म हुआ। मुख्य रचनाएं, मतलब उन्होंने जो किताबें लिखी, साहित्य लिखा, उनके नाम थे अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कोटज, कल्पलता, बाणभट्टी आत्मकथा, पुनर्वाह, अनामदास का पौधा, चारुचंद्र लेखा। तो और भी इनके जो रचनाएं हैं इधर मैंने कम थोड़ा लिखे हैं, आप जो बुक है आपका उसमें लिखा हुआ है, किताब जो है उसमें है। दूसरे भी इन्होंने लिखे हैं जो उनके नाम पढ़ता हूँ मैं। कबीर सूरदास हिंदी साहित्य के आदिकार, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। मतलब हिंदी साहित्यचर जो है, मतलब हिंदी साहित्य में लिखा उन्होंने उद्भव और विकास। जो हिंदी साहित्य की भूमिका, मतलब हिंदी जो है उनकी भूमिका क्या है, वो कैसे काम करती है, हिंदी का महत्व क्या है, वो उसने समझाया। वो उनकी आलोचना, मतलब हिंदी की जो है वहाँ पे कमी है, और इतिहास ग्रंथ है, मतलब ऐसा उसने एक ग्रंथ जैसा लिखा है जिसका नाम है उद्भव और विकास। हिंदी के लिए उसने लिखा है, हिंदी साहित्य में हिंदी का उद्भव और विकास। तो ये सब उनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ तीसरा, क्या निराश हुआ जाए, ये पाठ का नाम है। लेखक कौन था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनको सरकार ने कौन सा इनाम दिया था? पद्म भूषण का। और उन्होंने मतलब वो प्रोफेसर थे हिंदी के और ज्योतिष आचार्य थे। तो ये सब हम इसमें अभी पढ़ते हैं लेखक के बारे में ज़्यादा। अभी यहाँ पे शॉर्टकट मैंने बताया है। जन्म उनका हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दुबेगा छापरा में। जो उन्होंने किताबें लिखी थी उनमें थे अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कोटज, कल्पलता, बाणभट्टी आत्मकथा, पुनर्वाह, अनामदास का पौधा, चारुचंद्र लेख। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे और उसमें मुख्य जो था हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य पे जो आलोचना, मतलब जो कमी बताई जा रही है, वो सब ने एक ग्रंथ जैसा भी लिखा है। ये पाठ में आपको जो शब्दार्थ है, जो मुश्किल अक्षर जो है, शब्दार्थ जिनका मतलब अलग निकल रहा है, वो हमको याद रखने हैं इधर। तो उसमें खास अक्षर जो उन्होंने इस
तस्करी। तस्करी का मतलब होता है चोरी करना, चोरी। मनीषी उसने उपयोग लिया है, यहाँ पे एक उपयोग किया है अक्षर का, इसका मतलब होता है पंडित। माहौल, माहौल का यहाँ पे मतलब होता है परिस्थिति। निरीह, निरीह का उपयोग किया हुआ है, ये पाठ पढ़ेंगे तब पता चलेगा। उसका मतलब होता है निराधार। फरेब, फरेब का मतलब होता है धोखा। भीरू, भीरू, भीरू का मतलब होता है कायर। निकृष्ट, निकृष्ट, निकृष्ट मतलब अधम, अधम। ये दूसरा शब्द है इसका नीच, मतलब जो अलग होते हैं लोग, अधम मतलब जो उच्च मानते नहीं है। दूसरा अक्षर उन्होंने उपयोग किया है गुमराह। गुमराह का मतलब होता है भुला देना, मतलब जैसे कोई रास्ता कहीं पे जा रहा हो, उसको कोई भुला दे तो क्या हुआ, गुमराह करना, भुला भुला हुआ। दूसरा अक्षर उन्होंने जो उपयोग किया है वो है पैमाना। पैमाना का मतलब होता है यहाँ पे मापदंड। दूसरा उन्होंने जो शब्द का उपयोग किया वो है दक्यानुसी। दक्यानुसी का मतलब पुराने ख्याल वाला। जब हम पढ़ेंगे पाठ तो ये दक्यानुसी शब्द आएगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब होता है पुराने ख्याल वाला। त्रुटि, त्रुटि का मतलब होता है गलती, कमी। और दूसरा है यहाँ पे उपयोग में लिया हुआ शब्द जो है कातर। कातर का मतलब होता है लाचार। अभी मुहावरों को हम ये बाद में जो व्याकरण करेंगे हिंदी का, तीसरे पाठ का जो व्याकरण करेंगे तब हम इसको करेंगे आगे। तो अभी आपको ये याद रखना है, सब जितना मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इतना याद हो तो आपको ये पाठ में पता चल जाए। और ये पाठ का मतलब क्या है, क्यों ऐसा नाम दिया गया, क्यों ऐसा लिखा गया। तो जो ये पाठ है उसमें तीसरा नंबर जो पैराग्राफ है ऊपर से, पहला पैराग्राफ जो है उसमें जो लेखक है उनके बारे में लिखा हुआ है। दूसरा जो ऊपर का जो फकरा है, पैराग्राफ है, उसमें कौन से पुस्तक लिखे थे वो लिखे हुए। और लास्ट जो है कि ये पाठ का मतलब क्या, क्यों लिखा गया, तो ये सब उसमें है। चलो अभी जो तीसरा है उसमें मैं पढ़ता हूँ ये पाठ क्यों लिखा गया, इसका मतलब क्या था। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। मतलब वो समझाते हैं, देखो पढ़ा हमने तो कुछ समझ में नहीं आता है, पर पढ़ के फिर उसको लाइन को समझेंगे कि क्या इसमें बोला गया। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों के मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। मतलब बाहर से सब जो है वो मतलब बुरे बने हुए हैं, बुरा सब हो रहा है, पर अंदर से आज भी लोग ऐसे हैं कि जिनको मूल्यों की आज भी लोगों को मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। मानवीय मूल्य मतलब क्या, कि इंसान के लिए जो इंसानियत का मूल्य है उसके लिए आज भी वैल्यू है।
अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। इस पाठ में कवि लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी वो बोलना चाहते हैं कि भले बाहर कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हमको निराश नहीं होना, निराश नहीं होना। तो हमको क्या होना है? जीवन के प्रति आस्थावान, आस्थावान मतलब विश्वास रखना चाहिए कि ये सब जो चीज़ें हैं सब सुधर जाएगी, सब अच्छी हो जाएगी। चलो अभी मैं पाठ पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना। और अगर आपके पास चौपड़ी है, बुक ये किताब है हिंदी का, तो उसमें पाठ नंबर 3 पेज नंबर 7 खोल लीजिए। उसमें देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है पाठ का नाम, क्या निराश हुआ जाए, और इधर नाम लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब जन्म हुआ था वो लिखा हुआ है 1907, और कब वो दुनिया छोड़ के चले गए 1979, मतलब 1980 में से 1 साल कम। चलो 80 साल में से 1 साल कम है 79। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश के जिले दुबे का छात्रा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य मतलब ज्योतिष की विद्या पूरी की, उत्तीर्ण की मतलब पास की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। 1940 से 1950 तक 10 साल रविंद्रनाथ टैगोर का जो हिंदी भवन था, जहाँ पे हिंदी पढ़ाते थे, वहाँ पे वो उनके निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। मतलब और जो द्विवेदी थे वो कहाँ काम करते थे? रविंद्रनाथ टैगोर के वहाँ 10 साल काम किया, जहाँ पे वो हिंदी भवन के निर्देशक थे। मतलब हिंदी में जो पढ़ाया जाता था उनका वो निर्देशक करते थे, निर्देशन करते थे, मतलब उनको बताते थे कि क्या करना है। इसके बाद उन्होंने 2 यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय है 2 यूनिवर्सिटी, उनको प्रोफेसर बने वहाँ पे। पहला था काशी विश्वविद्यालय वाराणसी, जहाँ पे वो पढ़े थे, और दूसरा था चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब का विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ चंडीगढ़ में उनको बनाया गया। वहाँ पे प्रोफेसर भी थे, और भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि दी।
अभी ये पाठ जो है आगे बढ़ते। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर वक्त हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि में देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। देखो, इसमें वो बोल रहे हैं कि मेरा मन बैठ जाता है, मतलब मेरा मन उदास हो जाता है कि समाचार पत्र पढ़ो तो उसमें कहीं पे ठगी का समाचार रहता है, कहीं पे डकैती का, कहीं पे चोरी का, तस्करी का और भ्रष्टाचार का, ऐसे ऐसे समाचार उसमें छपते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप, मतलब एक कोई इल्ज़ाम लगाता है तो दूसरा भी इल्ज़ाम लगाता है। कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। लगता है कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर एक व्यक्ति को हम संदेह मतलब शक की निगाह से देख रहे हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जितने ऊंचे पद पे है उनके दोष भी अधिक दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उनमें लोग दोष खोजने लगेंगे। मतलब एक आदमी ने उनको बोला था कि सुखी आज कौन है जो कुछ भी नहीं करता। अगर कोई ऐसा आदमी है जो कुछ भी करेगा तो उसमें दोष दिखाई देने लगते हैं। तो जो कुछ भी करेगा उनमें दोष दिखाई देंगे, तो जो नहीं करेगा उसको अच्छा समझा जाएगा। उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को चढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। मतलब वो बोलते हैं कि उसमें लोग दोष निकालेंगे, त्रुटि गलती निकालेंगे और उसके सारे गुण हैं वो भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। जो उनके दोष है उनको बढ़ा चढ़ा कर मतलब बड़ा करके दिखाया जाने लगेगा। दोष इसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। अभी ये जो बात बोली उन्होंने कि दोष इसमें नहीं होते, सब में होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। मतलब कोई भी आदमी को देखो तो लगता है कि वो अपराधी है, दोषी है। गुणी कम वह बिल्कुल ही नहीं है और उसमें गुण तो बिल्कुल है ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। वो बोल रहे हैं अगर पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है, सबको दोषी दिख रहे हैं, गुण नहीं दिख रहे हैं, तो परिस्थिति ऐसी बन गई, पूरी हालात जो है ऐसे बन गए हैं, तो निश्चय ही चिंता का विषय है। मतलब इसमें हमको ध्यान देना चाहिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? वो पूछ रहे हैं कि क्या यही भारतवर्ष है, क्या यही भारत देश है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत से गहवर में डूब गया है। वो ऐसे बोल रहे हैं कि जो रविंद्रनाथ थे, मदन मोहन थे, मालवीय थे, उनका जो महान
भारत बनाने का जो सोचा था वो कहीं पे डूब गया है। वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। वो ऐसे बोल रहे हैं कि आर्य और द्राविड़ मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़, हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान दोनों अलग अलग धर्म के हैं। और दूसरा यूरोपीय और भारतीय मतलब वेस्टर्न और इंडियन के आदर्शों का मिलन भूमि, मतलब ये जो है भारत, उसमें वेस्टर्न और इंडियन दोनों दिखाई देते हैं। तो क्या ऐसा सागर, महामानवीय सागर कहीं सूख गया है? वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कोई भारत हमारा सूख गया है जहाँ पे ऐसे सब है। तो वो बोला नहीं, मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों, मनीषियों मतलब क्या? पंडित, पंडित के कहने के अनुसार ऐसी निश्चय ही चिंता का विचार है, ऐसा हमको लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ रखते हैं, आगे बढ़ेंगे दूसरे वीडियो में।